आज का ये जो क्लास है ये 11th क्लास का है और ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर का क्लास है। वैसे कुछ डिले हो गया है इस लेक्चर को अपलोड करने में और रीज़न बिहाइंड कि हम लोग के पास टाइमिंग की बहुत दिक्कत है। बहुत सारे क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं और बहुत कुछ करना होता है। बट अब कोशिश ये रहेगी कि अगले क्लास से, आज के क्लास के बाद से एक कांस्टेंट रेट से आप तक ये लेक्चर पहुंचता रहे और फ्रिक्वेंसी मेंटेन रहे। शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। आज क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और अगला इसका कंक्लूडिंग क्लास होगा वेक्टर्स का, जिसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है, जिसमें से पहला हम लोग डॉट प्रोडक्ट पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। एक दूसरा तरीका है आज, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। रीज़न ये है कि दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो वेक्टर होता है। अब देखिए क्या होता है, अगर ये दो वेक्टर्स ए और बी हैं तो इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर दो वेक्टर्स ए और बी हैं, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो क्या है उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है, ए क्रॉस बी को लिखते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का जो एंगल है उसका साइन इनटू एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स ए एंड बी। एन कैप यूनिट वेक्टर है उस प्लेन का जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी रहता है। एक्चुअली होता क्या है, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है वो अपने आप में वेक्टर है, इसलिए हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और वो जो वेक्टर होता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ए और बी खुद रहता है। यानी कि अगर ए और बी अगर ऐसे है तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस बोर्ड की प्लेन के परपेंडिकुलर। या ऐसे है तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ऐसे होगा, या ऐसे नीचे भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है वो अभी पता चलेगा, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय एन कैप which is unit vector in a direction normal to the plane containing the two vectors। अब यहां पे जो अगला पॉइंट आता है, a क्रॉस b को हम माइनस b क्रॉस a लिखते हैं। इनफैक्ट a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, यानी कि कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट फॉलोड। इन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट फॉलोड। ए क्रॉस बी कैन नॉट बी बी क्रॉस ए, इट विल बी माइनस बी क्रॉस ए। कैसे, वो हमको रूल से पता चलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट का आने वाले दिनों में बहुत सारा एप्लीकेशन भी है और एग्जाम्पल्स भी हैं। इसमें एक सिंपल एग्जाम्पल, दो सिंपल एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल आता है ये, इस सिंबल को बोलते हैं टाउ और ये रिप्रेजेंट करता है टॉर्क को। जो हम लोग रोटेशन ऑफ, जब हम लोग रोटेशन मोशन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे एक टर्म होता है टॉर्क, जो कि फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को या फोर्स के रोटेटिंग इफेक्ट को बताता है। फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को या फोर्स के रोटेटिंग इफेक्ट को, कोई फोर्स किस एक्सटेंट तक बॉडी को रोटेट कर सकता है उसको बताता है, उसको हम टॉर्क कहते हैं। और ये टॉर्क है, ये जो टॉर्क है ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसमें से ये R कहलाता है पोजीशन वेक्टर, F कहलाता है फोर्स, F कहलाता है फोर्स। इसी तरीके से जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहां पे V इक्वल टू R क्रॉस ओमेगा, इस सिंबल को ओमेगा बोलते हैं
और सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी है वो होता है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। कौन कौन सा? पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी। पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब चूंकि दो वेक्टर्स का रिजल्ट है वो ऐसा वेक्टर है जो दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा या दोनों ही वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो हम नेक्स्ट पॉइंट में सबसे पहले ये कंफर्म करेंगे कि दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। तो आप ले सकते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन क्रॉस प्रोडक्ट। रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें पहले लिखें राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल पहले रूल लिखिए, समझाइए। One of the vector is fixed, other vector is rotated about that vector through smaller angle. The curling finger of right hand gives the idea of rotation of the vector, and the thumb in a direction perpendicular to the curling finger gives the direction of resultant vector. One of the vector is fixed, other vector is rotated about it to the smaller angle. The curling finger of right hand gives the direction of rotation of vector, and the thumb in the direction perpendicular to the curling finger gives the direction of resultant vector. This rule can be replaced by screw rule, in which if a screw is rotated in a direction of rotation of one vector about the other through smaller angle, then the rotation of the screw gives the direction of rotation of vector, and the direction in which the screw pierces gives the direction of resultant vector. वैसे ही जो मैंने स्टेटमेंट दिया है आप इसको पॉज करके दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। वैसे मैं समझाऊं मीनिंग क्या है। जैसे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर को फिक्स किया, दूसरे वेक्टर को जो छोटा एंगल, ये वाला एंगल छोटा है, ये बड़ा एंगल है, उससे घुमाया। इस वेक्टर के घूमने का डायरेक्शन राइट हैंड के कर्लिंग फिंगर से मिलेगा, और जिस तरफ भी आपका थंब चला जाएगा वो रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे कहाँ गया? अंदर, इनवर्ड्स। इसको फिक्स कर दें, इसको घुमाएं, थंब कहाँ आया? बाहर, दैट इज आउटवर्ड्स। ये वेक्टर फिक्स कर दिया, इस वेक्टर को घुमाया। कर्लिंग फिंगर क्या है? वेक्टर का रोटेशन। थंब क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। इस तरह से इसको फिक्स कर दिया, इसको घुमाया, कर्लिंग फिंगर वेक्टर के घूमने का डायरेक्शन, थंब क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। अगर इसी को स्क्रू से रिप्लेस करें, जैसे स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएं, तो स्क्रू का घूमना मतलब वेक्टर का घूमना, और जहां स्क्रू जा रहा है वो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ऊपर आएगा, तो ये स्क्रू का घूमना मतलब वेक्टर का घूमना, और जिस डायरेक्शन में स्क्रू जा रहा है वो क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पीछे पढ़ के आ चुके हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इसमें आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप, ये सब का सब क्या आएगा? नल वेक्टर। क्यों? आई और आई में एंगल कितने का बनेगा? 0 का। जे और जे में एंगल कितने का बनेगा? 0 का। वैसे भी याद रखिए, whenever a vector is cross multiplied by the vector itself, resultant is a null vector. किसी वेक्टर का उसी से उसका क्रॉस कराएंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? नल वेक्टर। आई और आई में एंगल कितने का? 0 का, साइन 0 0। जे और जे क्रॉस साइन 0 0। तो किसी वेक्टर का उसी से जब क्रॉस कराते हैं तो क्या आता है? नल वेक्टर। रीजन बिहाइंड, क्योंकि दोनों वेक्टर में एंगल क्या बनेगा? 0। आप सेमी वेक्टर ले रहे हैं ना, तो इक्वल वेक्टर ले रहे हैं तो एंगल क्या बनेगा? 0 बनेगा। अब आते हैं ऐसे, ये रहा आई, जे, के। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई,
k क्रॉस i इक्वल टू j, उल्टा भी है i क्रॉस k माइनस j, k क्रॉस j माइनस i, j क्रॉस i माइनस k। वैसे भी जैसे अगर मान लें ये i मतलब x, j मतलब y, तो दोनों का क्रॉस कहाँ आएगा, z पे आएगा। ये i मतलब x पे, k मतलब z पे, दोनों का क्रॉस कहाँ जाएगा, y पे, यानी j। अब वैसे आप इसको राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन रिटन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे जैसे हम लोग दो वेक्टर्स ले रहे हैं, ये हमने दो वेक्टर लिया, a इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b इज इक्वल टू b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप। अगर आपको a क्रॉस b करना है, यहां से देखिए, सबसे पहले यहां पे i कैप इसको हाइड कर लें, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, इसको हाइड कर लिया, ये इनटू ये माइनस ये, इसको हाइड कर लिया उल्टा, d इनटू ये माइनस ये इनटू ये, इसको हाइड कर लिया, ये इनटू ये माइनस ये इनटू ये, उल्टा होगा, यहां पे उल्टा हो गया, k में हाइड कर लें, ये इनटू ये माइनस ये इनटू। वैसे इसको बारी बारी से क्रॉस प्रोडक्ट से भी ले सकते हैं, i क्रॉस i j, i क्रॉस j इज k, i क्रॉस k माइनस j, j क्रॉस i माइनस k, j क्रॉस j 0। और सबको जब सेग्रीगेट करेंगे, सभी को इकट्ठा करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। वैसे मैथ्स में इस तरह का रूल्स पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स में, लेकिन यहाँ आप डायरेक्टली याद रखें, क्योंकि बहुत सारे बायो वाले स्टूडेंट्स भी हैं जिनको फिजिक्स का, जिनको मैथ्स का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, तो आप याद रखें, इसको हाइड किया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, जे के लिए जे को हाइड किया, ये इंटू ये, सॉरी ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, के को हाइड किया, ये इंटू ये माइनस ये। आपको इसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, एग्जाम्पल के तौर पे टॉर्क R क्रॉस F, टॉर्क को लेकर चिंता नहीं करना है। एक्चुअली आने वाले दिनों में टॉर्क के बारे में रोटेशन मोशन में पढ़ेंगे, 2-3 महीने के बाद ये टॉपिक आता है। ये जैसे अगर आपके पास कोई पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल का पोजीशन बताए। ये आपके पास F दिया हुआ है, अब अगर हमको इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, जैसे R क्रॉस F करना है, तो क्या करेंगे, I को हाइड कर लिया, दिस इनटू दिस माइनस ये इंटू ये, प्लस J को हाइड कर लिया उल्टा, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, मतलब दिस इंटू दिस, और इससे पहले क्या था, ये इंटू ये, प्लस के लिए इसको हाइड कर लिया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, कौन सा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो सॉल्व करिए, 6 माइनस 20, 10 माइनस 6, 9 माइनस 4, ये लिखने का तरीका। नेक्स्ट लिखिए,
नेक्स्ट हम इनकी हेडिंग डालें सम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स। सम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स पहले लिखें क्या? सबसे पहले अगर कभी दो वेक्टर्स को पैरेलल या एंटी पैरेलल देखना हो तो क्या करना होता है? उनका क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आना चाहिए। देखिए, फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल और एंटी पैरेलल देयर क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी अ नल वेक्टर। क्यों? पैरेलल में साइन 0 0 और एंटी पैरेलल में साइन 180 0। दूसरा लिखें, टू कंफर्म अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स, first we make the cross product and then we find the unit vector of the resultant vector. First we find the cross product of two vectors and then we find the unit vector of resultant vector. यानी कि जैसे अगर आपके पास दो वेक्टर a और b है, चाहते हैं कि ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो पहले इसका क्रॉस करके रिजल्ट निकालें c और इसका यूनिट वेक्टर निकालें। तो कैसे निकलेगा? c इज इक्वल टू व्हाट? c कैप बाई c का मैग्नीट्यूड। पहले पढ़ चुके हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये दूसरा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हुआ। तीसरा लिखें, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose two adjacent sides represent the two vectors is equal to the magnitude of their cross product of the two vectors। यानी कि जो मैंने लिखवाया है, अब सुनाया है, स्टेटमेंट को दोबारा रिवाइंड करके सुन सकते हैं। क्या सुन सकते हैं? अगर हम कोई ट्रायंगल बनाएं और उस ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर a और वेक्टर b हो, तो इसका जो ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा हाफ। दोबारा सही कर दे रहे हैं क्या? दोबारा सुन लें, ये मेरे ख्याल से कुछ मिस हो गया। व्हाट area of a parallelogram, area of a triangle whose two adjacent sides represent the two vectors is half the magnitude of the cross product of the vectors। यानी कि यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ will be equal to half the magnitude of A cross B। कैसे? अब देखें, अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। पहले लिखें, OP represents vector A, OQ represents vector B, QN is the normal on OP। QN is the normal on OP। नॉर्मल से मतलब परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे आप देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू QN बाई OQ। तो QN is equal to b sin theta। इसलिए b sin theta क्योंकि ये OQ b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो OQ का जो लेंथ होगा वो b के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा। अब ऐसे में अगर आप एरिया निकालें, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ OP इनटू QN। OP किसके बराबर था? A को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये QN किसके बराबर था? b sin थीटा। तो इस ढंग से ये आ गया हाफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है इसका दो एडजेसेंट साइड वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया है दैट विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू व्हाट? हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। अगला लिखें, एरिया of a parallelogram whose two adjacent sides represent the two vectors is equal to the magnitude of the area of parallelogram। जो मैंने कहा उसका मीनिंग ये है कि जैसे अगर हमने ये कोई हमने कोई पैराग्राम बनाया और इसका एडजेसेंट साइड्स वेक्टर और वेक्टर b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल टू
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। कैसे? आप लिख लें OP रिप्रेजेंट वेक्टर A, OQ रिप्रेजेंट वेक्टर B, QN is the normal on perpendicular bisector, normal on OP। नॉर्मल का है या परपेंडिकुलर का है? आप लिखें फ्रॉम ट्राइंगल OQN, फ्रॉम ट्राइंगल इनफैक्ट फ्रॉम ट्राइंगल QON, फ्रॉम ट्राइंगल QON sin theta is equal to QN by OQ, तो QN is equal to B sin theta। अब ये जो एरिया होता है या क्या होता है, वन ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये होता है। तो यहां जब निकालेंगे तो ये आएगा, ऐसे OP ले लिया हमने इंटू QN, ऑब्वियसली क्या आएगा, AB sin थीटा, यानी कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। ये हो गया पैरेलल साइड, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि QN है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो इस ढंग से किसी भी पैराग्राम का अगर दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड जो है दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो पैराग्राम का जो एरिया आता है वो क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। अगला जो है अगला जो टॉपिक है वो है साइन लॉ। ये साइन लॉ क्या होता है मैथ्स में पढ़ेंगे, वैसे बायो वालों को बता दे रहे हैं कि बायो वालों को पढ़ने का चांस कम मिलेगा। क्या होता है साइन लॉ, अगर हम कोई ट्रायंगल बनाएं और यहाँ पे अल्फा लिखें, यहाँ पे A, यहाँ बीटा, यहाँ B, यहाँ गामा, यहाँ C, तो we can have A upon sin alpha is equal to B upon sin beta, C upon sin gamma, या यहाँ से sin alpha by A sin beta by B is equal to sin gamma by C। ये क्या है, साइन लॉ। इसको हम लोग अभी वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से प्रूव करेंगे, और ये आने वाले दिनों में लॉज ऑफ मोशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, लैमिस थ्योरम। वहाँ बहुत काम का है ये, और जब वहाँ पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इसका क्या एप्लीकेशन है। इनफैक्ट वहाँ पे हम लोग साइन लॉ के हेल्प से अननोन फोर्सेस का पता लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो तो वहाँ पे बताएंगे। वैसे आपको अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराएंगे तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कैसे साइन लॉ से हम अननोन फोर्सेस का पता लगा सकते हैं। बट ये टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन का, जहाँ पे हम उसको लैमिस थ्योरम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आ जाए तो लिख सकते हैं इन एनी ट्राइंगल द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल एंड द साइड फेसिंग टू इट इज कांस्टेंट, एंड we can say that for all the three angles the ratio of their sine and the side facing it are equal. For all the three angles the ratio of the sine of the angle and the side facing to it are equal. तो लिखिए proof of sine law with the help of cross products। कैसे आप देखें, ये हमारे पास वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ गामा है, यहाँ बीटा, राइट। अल्फा A है, बीटा B है, गामा C। अब देखें
यहाँ से वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नल वेक्टर, क्योंकि सी जो है निगेटिव हो गया ए प्लस बी के रिजल्टेंट का, क्योंकि ए और बी का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। और इसको बना कैसे रहे हैं, ऐसे लिखें विद द क्रॉस प्रोडक्ट बाय वेक्टर ए ऑन बोथ द साइड्स, विद द क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर ए ऑन बोथ द साइड्स। अब किसी वेक्टर का उसी से क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, नल वेक्टर, तो नल हो गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू नल। क्योंकि ये ध्यान रखने की चीज नोटिस में है, किसी वेक्टर का किसी से नल वेक्टर से भी क्रॉस कराएंगे तो भी नल आएगा, किसी वेक्टर का नल वेक्टर से क्रॉस कराएंगे तो नल आएगा, ये ध्यान रखने की चीज है। और वेक्टर का खुद ही वेक्टर से नल क्रॉस कराएंगे तो नल वेक्टर आएगा, क्योंकि एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पर ए और सी में एंगल ढूंढे, ए और सी में, तो एंगल कितने का बनेगा, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, टेल का। तो इन दोनों के टेल, इसको अगर शिफ्ट कर दें तो इसका टेल यहाँ आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखें ए और बी का एंगल क्या बनेगा, 180 माइनस का। अब यहां से ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस सी, या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, राइट। अब यहां पर ए बी साइन ए और बी में एंगल 180 माइनस गामा इक्वल्स टू सी और ए में एंगल साइन 180 माइनस बीटा। वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नल वेक्टर। क्यों, क्योंकि ए और बी का ये वेक्टर ऐसे है तो नेगेटिव हो गया रिजल्टेंट का, ए और बी का रिजल्टेंट इधर जाएगा, इस सी उसका नेगेटिव। अब दोनों तरफ ए से क्रॉस कराया, इसका नल वेक्टर आया, इसका भी नल आया, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी को इधर लेके गए। अब क्या है, ए और बी में एंगल कितने का है, 180 माइनस बीटा, क्योंकि वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया, दो वेक्टर के टेल के बीच का एंगल होता है, तो टेल दोनों का मिल गया, ये बीटा 180 माइनस बीटा। इसी तरीके से ए और सी में ए को इधर इस तरीके से हमारा क्या था, ये था सॉरी ये ए और सी, और ए और बी में ये रहा ए और ये रहा बी, तो एंगल कितने का बना, 180 माइनस गामा। अब क्या है, हम लोग जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये मैथमेटिकल टूल्स का एक टॉपिक बताएंगे आपको, जो मैथ्स का एक सेक्शन है जिसकी फिजिक्स में हमको जरूरत पड़ेगी आयरन। वैसे मैथ्स वाले तो मैथ्स में पढ़ेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली फिजिक्स के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए मैथ्स का भी कुछ पार्ट हमको बताएंगे जो मैथमेटिकल टूल्स के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट वेक्टर्स के बाद अगला हमारा 5-6 क्लास वही होगा, राइट। तो अब जब वहाँ पे आपको मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे तो वहाँ पे आप बताएंगे साइन 180 माइनस थीटा को आप साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख पाएंगे, ए बी साइन गामा इक्वल टू सी ए साइन बीटा। ए से कट गया तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन गामा बाई सी साइन बीटा बाई। एक लाइन और लिखिए, having the cross product with vector b we can get a third result. Having the cross product with vector b on both the sides we can have the third result, that will be equal to what, sin alpha by। ये आपका साइन लॉ है। वैसे प्रूफ नहीं भी करते तो भी चलता है, लेकिन मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए जानना चाहिए, है ना।
और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स पूरा सीखने के लिए वेक्टर्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मैथ्स का पार्ट भी कुछ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो पहले आपको वेक्टर कंप्लीट करके दे रहे हैं, अगला क्लास जो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस का होगा, और उसके बाद 5-6 क्लास पहले आपको मैथमेटिकल टूल्स बताएंगे, मैथ्स का आइडिया देंगे, फिर वी विल प्रोसीड अहेड चैप्टर वाइज जो फिजिक्स का पार्ट है। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम लोग लॉज ऑफ मोशन में लैमलीज थ्योरम के नाम से एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि साइन लॉ का रिजल्ट है, और वहाँ पे साइन लॉ लगा के अननोन फोर्सेस का पता लगाएंगे। वैसे मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, जैसे अगर मान लें 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, तो आप तीनों फोर्सेस को रिजल्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, तो तीनों फोर्सेस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं, बाकी तो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर ये अल्फा हो जाए, ये बीटा हो जाए, ये गामा हो जाए, तो 3 फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट 0 है, तो हम उसको ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे साइन लॉ, साइन अल्फा बाय दिस, साइन बीटा बाय दिस, साइन गामा बाय दिस, इस रिलेशन को यूज करके अगर कभी हमको कोई अननोन फोर्स लगाना हो, अननोन फोर्सेस का पता लगाना हो, तो हम इजीली पता लगा सकते हैं। दिस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ साइन लॉ, वो हम लोग आगे लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। वैसे अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन जो कराएंगे, एक इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी आपको क्वेश्चन बताएंगे। ये कुल मिला के ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में एक आइडिया, ठीक है। वैसे अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। इस क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के अलावा एक आपको छोटा सा एक टॉपिक बता रहे हैं जो एनसीईआरटी कोर्सेज में तो नहीं है, लेकिन उसका आने वाले दिनों में एप्लीकेशन है, एंड इट इज टोटली फॉर कॉम्पिटिशंस। खासतौर पे नेट वगैरह के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ है। वैसे जेईई मेंस वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन मैथ्स वाले बच्चे बहुत हद तक मैथ्स में इसे पढ़ लेते हैं। अब वो क्या टॉपिक है वो आप लिख लें, वो ना तो क्रॉस प्रोडक्ट है ना डॉट प्रोडक्ट है, वो क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, और मैंने पहले ही बोला कि ये एनसीईआरटी लेवल का नहीं है, थोड़ा सा बाहर का है। ये कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, इस ढंग से कभी आपको अगर ऐसा मिले A डॉट B क्रॉस C, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसकी स्पेशलिटी क्या है, for 3 vectors to be coplanar, scalar triple product should be 0. Scalar triple product, इसके पीछे रीजन है। देखिए, अभी 2 वेक्टर्स हैं, इन दोनों का क्रॉस कराया, माने A और B, तो ये ऐसे हो गया। अब इस वेक्टर का किसी वेक्टर A के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो मतलब वो ABC प्लेन में होना चाहिए। तो ये इस दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मान लें हमारे पास ये 2 वेक्टर्स है B और C, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कहीं ऐसा है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसी तीसरे वेक्टर A के साथ अगर 0 आया, इसका मतलब वो ABC प्लेन में, क्या B और C का क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर हमने कोई तीसरा वेक्टर लिया जिसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वो वेक्टर इसी प्लेन में, तब तो एंगल 90 का बनेगा। क्यों, अगर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट ये है और किसी तीसरे के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें और उस वेक्टर में एंगल कितने का है, 90 का, यानी वो वेक्टर भी इसी प्लेन में। तो इस ढंग से अगर आपके पास 3 वेक्टर्स दिए हों और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो वी कैन जस्टिफाई दैट दे आर कोप्लानर। कई बार नेट वगैरह के एग्जाम में या एम्स वगैरह एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। वैसे हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे अभी अगले क्लास में, तो इस तरह के क्वेश्चन को कवर करेंगे। मैथ्स में तो बच्चे इसको मैथ्स के लेवल में पढ़ ही लेते हैं। आप देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसे लिखा जाए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसे लिखा जाए, अगर आपके पास वेक्टर A है, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप,
वेक्टर बी है B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। सी है C1 i कैप, C2 j कैप, C3 k कैप। वैसे मैथ्स ना डिटरमिनेंट्स में पढ़ेंगे। अगर मान लें ऐसे लिखा जाए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब अगर आपने ऐसा लिखा है तो A डॉट B क्रॉस C का रिजल्ट कैसे निकलेगा देखिए। सबसे पहले अगर आप A1 के साथ कोई टर्म लिखना चाहते हैं तो इस लाइन को हाइड कर लीजिए, B2 इंटू C3 माइनस B3 टू C2 प्लस अगर आप A2 के साथ कोई टर्म लिखना चाहते हैं इस वाले लाइन को हाइड कर लें, B3 इंटू C1 माइनस B1 इंटू C3, उल्टा हो जाएगा, B3 इंटू C1 माइनस C1 इंटू B3, B3 इंटू C1 माइनस B1 इंटू B3 इंटू C1 माइनस B1 इंटू C3। दोबारा देखिए, इसको हाइड कर लिया, B3 C1 माइनस B1 C3। A1 के लिए इसको हाइड कर लिया, B2 C3 माइनस B3 C2। असल में यहाँ पे उल्टा जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे। और अगर आपको A3 के साथ लिखना है इसको हाइड कर लें, B1 C2 माइनस B2 C1। इस ढंग से आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख सकते हैं। दोबारा सुनिए, A1 वाले टर्म के A1 के साथ क्या आएगा, इसको हाइड कर लें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। A2 वाले के इसको हाइड कर लें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उल्टा। A3 वाले के लिए इसको हाइड कर लें, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये इंटू ये माइनस ये। ऐसे करके अगर हमारे पास तीन वेक्टर हो और ये वन बाय द वे अगर ये जीरो आ जाए तो समझना चाहिए कि वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C तीनों क्या है, कोप्लेनर। So this is all about the basic idea of dot product and cross product and some idea of scalar triple product. अगला जो हम लोग का क्लास होगा वो क्वेश्चंस का होगा इन प्रोडक्ट के ऊपर, और फिर हम लोग कुछ क्लास मैथमेटिकल टूल्स का पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद चैप्टर वाइज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। मैटर कंटेंट अपना रहेगा, टॉपिक एनसीईआरटी का रहेगा, क्योंकि फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सारा एक ही बुक्स में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, बट मैटर कंटेंट और कॉन्सेप्ट हम अपना रखेंगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्लास थोड़ा सा अपलोड करने में लेट हुआ है। अगली क्लास से हम लोग फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करेंगे और कॉन्स्टेंट डेट से हम वीडियो अपलोड करेंगे। एक्चुअली सारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है टाइमिंग ना होने की वजह से।